हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? ए सिक टेस्ट, बी माल्टूस टेस्ट, सी वीडीआरएल टेस्ट, डी एलाइजा टेस्ट। टीबी की जांच के लिए कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे भी होता है, स्पुटम कल्चर भी होता है और एएफबी टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पर ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट होता है, ये मॉर्टुक्स टेस्ट होता है। अब इसमें करते क्या है कि एक प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव सॉल्यूशन लेते हैं और उसको स्किन की ऊपरी त्वचा में इंजेक्ट करते हैं। देखते हैं कुछ घंटों बाद उसका जो रिजल्ट आता है, कुछ घंटों बाद आता है। यदि ये स्किन रेड है, थिक है और कुछ एक्सपेंशन है इसमें, जो कि एक मानक के अनुसार होना चाहिए, तो ये माना जाता है कि यहाँ पर टीबी पॉजिटिव है। टीबी एक जीवाणु संक्रमण है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करते हैं, लेकिन टीबी के बैक्टीरिया शरीर के किसी भी हिस्से जैसे रीढ़, मस्तिष्क और किडनी पर हमला कर सकते हैं। एक्चुअली में टीबी जो मेनली होता है ये लंग्स पर अटैक करता है टीबी बैक्टीरिया, लेकिन ये फिर कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वो किडनी हो, स्पाइन हो, ब्रेन हो, ये कहीं भी टीबी हो सकती है। टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित प्रत्येक व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है। परिणाम स्वरूप टीबी से संबंधित दो स्थितियां मौजूद होती हैं, एक गुप्त टीबी और दूसरी होती टीबी वाले मरीज। तो ये जो गुप्त टीबी होती है पता नहीं चलता है, लेकिन व्यक्ति में संक्रमण मौजूद होता है। अगर ठीक से इलाज न किया जाए तो टीबी की बीमारी जानलेवा हो सकती है, क्योंकि इसमें लगातार व्यक्ति का वेट कम होता रहता है और यदि उसको लंग्स टीबी है तो उसके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, जिससे कि उसको चलते समय हांफी भी आने लगती है, इसलिए यह जानलेवा होती है। मांटुक्स टेस्ट आल्सो नोन एज ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। ये मांटुक्स टेस्ट को क्या कहते हैं? ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट कहते हैं। इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट स्क्रीन्स फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस। It is a major tuberculin skin test used worldwide to detect the presence of bacterium that causes TB, Mycobacterium tuberculosis। और ये जो मांटुक्स टेस्ट है ये वर्ल्ड वाइड इसका प्रयोग किया जाता है टीबी के निदान के लिए। जो एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, इससे टीबी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज पैंक्रियास, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। एन ऑर्गन, समझते हैं ये ग्लैंड्स क्या होती हैं। ग्लैंड्स होती हैं एक एन ऑर्गन दैट मेक्स वन और मोर सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन्स, डाइजेस्टिव जूसेस, स्वीट, टीयर्स, सलाइवा और मिल्क। ग्लैंड्स हमारे शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करें, डाइजेस्टिव जूस का प्रोडक्शन करें, पसीने का प्रोडक्शन करें, टीयर्स का प्रोडक्शन करें, सलाइवा और मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। अब ग्लैंड्स हैं दो प्रकार की होती हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये अपना जो सीक्रेशन है ये डायरेक्टली ब्लड में भेजती हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो इसका अपना जो सीक्रेशन होता है ये डक्ट के माध्यम से जो है बॉडी में भेजती हैं। तो इस प्रकार से इनमें दोनों में एक अंतर भी है। तो हम लोगों ने अभी देखा तो ये सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है शरीर की ये लीवर होती है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनमें क्या क्या आ जाता है। हाइपोथैलेमस है, पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल, अग्न्याशय और पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय। टेस्टिस और ओवरी ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। और प्लेसेंटा भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है
लेकिन ये गर्भावस्था के समय ही ये होता है, बाकी ये नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये डायरेक्टली अपना ब्लड बिना किसी डक्ट के ब्लड में छोड़ती हैं अपना सीक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन क्या है? तो टेस्टिस हम लोग जानते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो इससे पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन यहाँ से प्रोड्यूस होगा। पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, टीएसएच, कॉर्टिसोल और इंसुलिन। जब बात होती है टेस्टिस की तो ये जो प्रोड्यूस करता है ये करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जैसे कि नाम से ही प्रकट हो रहा है टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन होता है। इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। द टेस्टिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड मेकिंग एंड्रोजन्स प्राइमरीली। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर कंट्रोल्ड बाय द रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलेगा। क्या होता है कि पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है, फिर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गोनेड्स को एक्टिव करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन को निकाले। तो ये पहले क्या निकलेगा? एलएच निकलेगा, फिर उसके बाद गोनेड से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। वेयर एफएसएच हार्मोन लेवल कंट्रोल स्पर्म प्रोडक्शन। तो इस प्रकार से दोनों का अलग अलग काम होता है। अभी हमने देखा कि एफएसएच और एलएच ये दो हार्मोन होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेंगे और आगे चल करके एक हार्मोन जो एफएसएच है ये स्पर्म प्रोडक्शन मींस स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कराएगा और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को निकलने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ पर जो टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर दी गई है उसको हम लोग अभी देख ले रहे हैं। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूनिका, इसके अंदर जो लेयर है ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई हैं, ये हेड ऑफ एपिडाइडाइमस हो गया है ऊपर। यहाँ से एक नलिका निकली है जिसको बासा डिफरेंस या शुक्र नलिका बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होता है टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन ये टेस्टोस्टेरोन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज एंड ग्लाइकोज। लीवर, जैसा कि अभी ऊपर बताया जा चुका है कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसमें हमारे शरीर में काम करने के लिए एनर्जी स्टोर रहती है। ये एनर्जी ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहती है। जैसे भी जब कोई व्यक्ति व्रत रहता है, फास्ट करता है, तो ये ग्लाइकोजन शरीर को ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ग्लाइकोजन इज ए पॉलीसैकेराइड दैट स्टोर्स एनर्जी इन द बॉडी। तो ग्लाइकोजन क्या होता है? एक पॉलीसैकेराइड होता है जो कि बॉडी में एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। प्राइमरीली इन द लीवर एंड मसल्स, ग्लाइकोजन इज द body's main stored form of glucose, which is the primary fuel source for cells. When the body needs a quick energy boost or is not getting enough glucose from food, glycogen is broken down to release glucose. तो जब कभी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है ग्लूकोज की या ऊर्जा की, तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड में जाकर के हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई, 1 दिसंबर, 11 मार्च, 7 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस उस दिन ही मनाया जाएगा जब इस विश्व में WHO की स्थापना हुई थी। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इस प्रकार से जो 7 अप्रैल है ये वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 193 सदस्य देश हैं। तो इस समय जो है
तो WHO के जो सदस्य हैं ये 193 हैं। यही जस्ट सदस्य किसके, यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र के भी हैं। अब चूंकि इसकी जो स्थापना हुई थी ये 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं सन 2024 में इसकी एक थीम रखी गई है, इसका एक विषय रखा गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस का, वो क्या है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो 2024 में यदि क्वेश्चन आए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस की विषय क्या है, थीम क्या है, तो ये है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया था? 1962, 1971, 1965 और 1984। एमटीपी एक्ट का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। जब कोई भी प्रेगनेंसी हो, एक लीगल दायरे के अंदर उसको हटाया जाए तो उसको एमटीपी कहते हैं। इसके लिए हमारी देश की संसद ने एक कानून पारित किया था, ये किया था 1971 में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन जो एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूजन ना हो आपके लिए, तो एक और चीज बात बता दे रहे हैं कि एमटीपी एक्ट ये जो है, जब यहाँ पर 1972 यदि हो और 1971 ना हो तो ये आंसर उस समय सही हो जाएगा, क्योंकि 1971 में क्या हुआ था, ये एक्ट बन करके तैयार हुआ था और पूरे देश में जब लागू किया गया तो ये 1972 में पूरे देश में लागू किया गया था। अब समझते हैं कि ये जो एमटीपी एक्ट है इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। गर्भ का चिकित्सीय समापन, जिसे एमटीपी कहते हैं, अधिनियम 1971 एक ऐसा अधिनियम है जो पंजीकृत चिकित्सकों को कुछ निश्चित गर्भों को समाप्त करने की अनुमति देता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए, कुछ निश्चित प्रकार की प्रेगनेंसी को ही इसमें टर्मिनेट करने का प्रावधान किया गया है। एज पर द एमटीपी एक्ट 1971, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वॉज परमिटेड ओनली अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। केवल 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी को ही टर्मिनेट करने का अधिकार 1971 के प्रेगनेंसी एक्ट में था। लेकिन समय के साथ भारत सरकार ने इसमें कुछ चेंज किया, एक अमेंडमेंट लाया, वो लाया 1920 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक अमेंडमेंट। उसमें हुआ गया है कि जो भी पहले 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी थी फिर उसको बढ़ा करके 24 सप्ताह की कर दी गई, लेकिन किसके लिए, रेप सर्वाइवर के लिए, उसके लिए और सभी के लिए नहीं की गई। और इसमें भी कौन कौन कर सकता है, 1 RMP, एक डॉक्टर होगा तो 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी कर सकता है, और 2 डॉक्टर की जरूरत तब पड़ेगी जब 20 से 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी या 20 से अधिक प्रेगनेंसी हो। तो इस प्रकार से इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया, क्योंकि पहले 20 सप्ताह के आगे की कोई भी इसमें प्रावधान नहीं था। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होता है, एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया, ये है 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है? तो एक ऐसी बीमारी जो भारत में अब नहीं है उसका नाम आपको बताना है, क्षय रोग, मलेरिया, पोलियो, एड्स। तो यहां पर सन 2012 में क्या हुआ था कि भारत के पश्चिम बंगाल में लास्ट पोलियो केस आया था, उसके बाद अभी तक कोई आधिकारिक केस नहीं आया है, इसलिए ये पोलियो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पोलियो का उन्मूलन भारत से किया जा चुका है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की नसों को प्रभावित करती है। गंभीर मामलों में यह लकवा या अन्य अंगों को हिलाने में असमर्थता का कारण बनती है। देखिए इसमें क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है, और जो अटैक करती है ये मेनली रीढ़ की हड्डी और ब्रेन पर अटैक करती है, मींस न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। इसमें एक वायरस होता है जो कि पैरालिसिस का कारण बनता है। A virus that may cause paralysis and easily preventable by the polio vaccine। आसानी से इस वायरस को यदि पूरी पोलियो वैक्सीन दी जाए बच्चों को तो इसको आसानी से रोका जा सकता है, इसलिए हमारे देश में लगातार पल्स पोलियो कार्यक्रम चलता रहता है। पोलियो इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और फूड और कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन।
तो पोलियो जो फैलता है वो मेनली किससे फैलता है? कंटामिनेटेड वाटर से, दूषित पानी से और दूषित भोजन से। तो इस प्रकार से जो पोलियो का जो लास्ट केस मिला था ये 2012 में मिला था, इसलिए पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता अधिक मात्रा में हो उनको मैक्रो बोलते हैं, और जिनकी कम मात्रा में शरीर को आवश्यकता पड़ती है उनको माइक्रो बोलते हैं। अब यहाँ पर जो मैक्रो होता है तो प्रोटीन है, जैसे कोई दाल खाता है तो एक कटोरी दाल खाए, दो चपाती खाता है और फैट का भी उपयोग करता है। लेकिन कभी किसी ने एक कटोरी कभी विटामिन की कैप्सूल नहीं लिए होंगे, इसलिए ये क्या है, विटामिन माइनर क्वांटिटी में आवश्यक होते हैं, अधिक क्वांटिटी में नहीं आवश्यक होते हैं शरीर के लिए, इसलिए इनको क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो टिश्यू रिपेयर की जब भी बात आती है तो ये टिश्यू रिपेयर का जो काम करती है ये करती है प्रोटीन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। टिश्यू रिपेयर is a complex process that restores tissue function and structure after an injury. It involves a series of stages that are closely linked and coordinated by biological signals. तो ये जो प्रोटीन होती है इसका जो काम होता है कि इंजरी हुई हो किसी भी पर्सन को, उसके बाद टिश्यू का रेस्टोर करना, उसके कार्यों को पुनः वापस लाना और उसका स्ट्रक्चर को पुनः वापस लाना, ये काम होता है इसका प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू का नहीं है? तेज बुखार, हल्का बुखार, आंखों में दर्द और जोड़ों में दर्द। देखिए, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छर से फैलती है और इस मच्छर का नाम होता है एडिज इजिप्टाई। तो डेंगू का जो मच्छर होता है ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये सफेद धारियों वाला मच्छर होता है और एक बहुत खतरनाक बीमारी है डेंगू, जिसके कारण प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं और कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन शरीर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि तेज बुखार होता है, आंखों में दर्द भी होता है, जॉइंट्स में पेन भी होता है। तो जो नहीं होता है वो है हल्का बुखार, जिसमें माइल्ड फीवर नहीं आता है बल्कि क्या आता है, तेज बुखार आता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? वैक्सीन वायल विएबिलिटी मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर, वायरल विएबिलिटी मॉनिटर। तो बीबीएम एक ऐसा, आप देख सकते हैं इस फिगर में, बीबीएम क्या होता है, एक लेबल होता है जो कि किसी भी वैक्सीन पर चिपकाया जाता है, जिससे कि ये पता चले कि वो वैक्सीन अभी यूज करने लायक है या नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लेबल हैं ये सही हैं और ये जो लेबल खराब हो चुके हैं, इसलिए इस वैक्सीन को यूज नहीं करना है और इसको करना है। तो वैक्सीन, इसलिए इसका जो फुल फॉर्म होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 माह पर विटामिन ए की कितनी डोज होती है? 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो 9 माह पर जो विटामिन ए की डोज होती है ये होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 9 माह से 12 महीने के बच्चों को विटामिन ए की खुराक क्या कितनी देते हैं? 1 ml देते हैं, और ये 1 ml जो बराबर होती है ये 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होती है। विटामिन ए की खुराक नियमित टीकाकरण के दौरान एमआर के पहले टीके के साथ दी जाती है। 16 से 24 महीने के बच्चों को खसरे और विटामिन ए की दूसरी खुराक दी जाती है। तो कब कब दी जाती है? पहले एमआर के पहले टीके के साथ और
16 से 24 महीने का जब दूसरा खसरे का टीका लगेगा, मीजल्स का टीका लगेगा, तो उसमें विटामिन ए की दूसरी खुराक दी जाएगी। 5 साल की उम्र तक हर 6 महीने में एक खुराक दी जाती है। विटामिन ए की कमी से बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और शिशु की मृत्यु दर बढ़ती है। तो यदि जिन बच्चों ने विटामिन ए की खुराक नहीं पी है, नहीं ली है, तो उनमें क्या होता है, उनकी इम्यून पावर कमजोर हो जाती है। जब इम्यून पावर कमजोर हो जाएगी तो बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा और बच्चे का शरीर बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। इस प्रकार से विटामिन ए बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है, उनकी इम्यूनिटी बनाने के लिए, उनके शरीर का विकास करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त डिकंटामिनेशन करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? मेथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड ग्लूटाल्डिहाइड। जब बात करते हैं कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक एपिडेमिक अभी 1 साल पहले अपने देश में और पूरे विश्व में फैली हुई थी। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाने वाला सबसे अधिक पदार्थ था जिससे कि कोई भी सतह साफ की जा सके, वो था सोडियम हाइपोक्लोराइड। और इस सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है, जो NaOCl होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सोडियम हाइपोक्लोराइड सभी प्रकार के संक्रमण से मुक्त कर देता है किसी भी सतह को। जैसे कहीं पर खून के छींटे भी पड़ जाएं या कहीं फर्श पर भी यदि खून स्पिट हो जाए तो उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl एक ऐसा यौगिक है जिसका उपयोग जल शोधन के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। इसका उपयोग सतह शोधन जैसे कि सरफेस को साफ करना है, व्यंजन, गंध हटाने और जल कीटाणु शोधन के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। जैसे कहीं पर बहुत तेज बदबू आ रही हो, तो उसमें बदबू आ रही है तो निश्चित बात उसमें इन्फेक्शन होगा। तो यदि वहां पर इसका छिड़काव कर दिया जाएगा तो वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा और वहां से जो गंध है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार सोडियम हाइपोक्लोराइड एक बहुत अच्छा डिकंटामिनेट एजेंट होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है 13 का इस प्रकार से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर पूरा हुआ। यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।